नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश का सवाल में आपका स्वागत है। ड्रग्स, बॉलीवुड और एनसीबी का एक्शन बात कुछ समय पहले की नहीं है, बल्कि मामला एकदम ताजा है। मुंबई के समंदर में क्रूज पर रेव पार्टी करते हुए लोगों पर एनसीबी ने कार्रवाई की। ड्रामेटिक अंदाज में एनसीबी की टीम क्रूज पर पैसेंजर बनकर पहुंची और जैसे ही रेव पार्टी में नशे की पुड़ियां खोली गई, एनसीबी ने ड्रग्स मंडली को हिरासत में ले लिया। जो गिरफ्त में हैं उनमें सबसे बड़ा नाम किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का है। आर्यन का नाम सामने आने के बाद यह मामला काफी हाई प्रोफाइल भी हो गया। घंटों पूछताछ के बाद आर्यन और उनके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल यही कि बॉलीवुड में फैलते इस ड्रग्स रैकेट में के फंदे में और कितने बड़े नाम सामने आने बाकी हैं। ड्रग्स के फैलते इस मायाजाल का इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है और ड्रग्स के खेल पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग रही है। तमाम सवालों पर एक्सपर्ट्स और बॉलीवुड से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मेडिकल पूरा हो गया है। इस मेडिकल के बाद एनसीबी दफ्तर ले जाया गया है। आर्यन खान को किला कोर्ट में जल्द पेश किया जा सकता है। आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन की गिरफ्तारी कर ली गई है। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की भी आर्यन खान के साथ गिरफ्तारी की गई है। 8 लोग हिरासत में लिए गए थे। 5 लोग अभी भी हिरासत में बताए जाते हैं। 3 की गिरफ्तारी कंफर्म कर दी गई है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुंबई में आप इस तरह के तमाम घटनाक्रमों को नजदीक से लगातार देखते रहे होंगे। तस्वीरें हम लगातार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखा दें, उसके बाद अभिषेक के पास चलते हैं। किला कोर्ट में जल्द पेश कर सकती है एनसीबी आर्यन खान को। ये तस्वीरें दरअसल उस क्रूज के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस क्रूज पर 1800 लोगों की मौजूदगी बताई जा रही है। कुल लोग जो इस क्रूज में थे, इसमें से 8 लोगों को एनसीबी ने हिरासत में लिया, जिसमें 3 की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभिषेक, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल सही कहा आपने राजीव। बहुत सारे ऐसे तमाम कार्रवाइयां हुई है, लेकिन अब तक की एनसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई आज यह हुई है और बड़ी कार्रवाई के मुताबिक अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी अधिकारिक पुष्टि कार्रवाई हो चुकी है। और सबसे खास बात है कि देखिए, एनडीपीएस जो एक्ट है यानी एनसीबी का 27 के तहत गिरफ्तारी की गई है। इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको मैक्सिमम सजा 10 साल की हो सकती है। अगर सब कुछ प्रूफ जो कोर्ट पे सबमिट कर पाई एनसीबी, तो जाहिर सी बात है कि आर्यन खान से लेकर सभी की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। यह साफ हो चुका है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद, यानी जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, 7 बजे के आसपास जो कोर्ट है मुंबई की किला कोर्ट में, वहां पे तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा। और पेश करने के बाद उनसे देखना है क्या उन्हें एनसीबी रिमांड मिलता है या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी मिलता है। यह अपने आप में बड़ी बात होगी। सतीश मानसिंदे जो कि बहुत बड़े वकील हैं, आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती वाले मामले में सतीश मानसिंदे वकील थे और उन्हीं को किया गया है। वह आज आर्यन खान की तरफ से लड़ने वाले हैं। आर्यन खान की तरफ से अपनी बात रखेंगे सतीश मान शिंदे, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती मामले में भी इस बात को रखा था। लेकिन अभिषेक, आप एक लंबे वक्त से, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, उसके बाद ये ड्रग्स का मामला बड़ी तेजी से खुला है। उसके बाद एनसीबी हरकत में आई है और शायद 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है अब, जब एनसीबी लगातार मुंबई में ऐसे ड्रग्स के कार्टेल को पकड़ रही है। यहां पर यह बात कहनी ठीक होगी कि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के से जुड़े ड्रग्स मामले में कोई बड़ी चीजें निकलकर अभी सामने नहीं आई हैं। अभी भी वो सारी चीजें चल रही हैं। ये गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है, क्या आपको जो खबर मिली है जानकारी, क्या पहले से इस मामले में जानकारी थी एनसीबी को कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या एनसीबी को पहले से पता था कि संभावित कौन कौन लोग इस रेव पार्टी का हिस्सा होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बात को तो पुष्टि बिल्कुल एनसीबी कर चुकी है कि एनसीबी को इस पूरे मामले पर पहले से जानकारी थी और उन्होंने बहुत बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसका पूरा प्लान किया। और प्लान करने के बाद 1 तो नहीं 22 एनसीबी के अधिकारियों को वहां पर भेजा गया, कस्टमर बनाकर
ताकि वहां मौजूद रहें। और उससे जब क्रूज में मौजूद थे तभी उन्होंने इस बात की पुष्टि कर पाए, तभी वो लोग इस बात को कार्रवाई को अंजाम दे पाए। वरना आप भी समझिए कि बीच समुद्र में अगर कोई पार्टी चल रही हो शिप के अंदर, क्रूज के अंदर, किसको क्या खबर होगी कि वहां क्या हो रहा है। लेकिन एक दो नहीं, वहां 1500 के आसपास लोग मौजूद थे। उन 1500 की जानकारी मिली, 600 के आसपास बहुत बड़े दिल्ली से लेकर मुंबई के तमाम, बॉलीवुड के तमाम सितारे मौजूद थे, यानी उस जगत के लोग मौजूद थे। उसमें से सिर्फ 8 लोगों को पकड़ना, 8 लोगों से पूछताछ करना और 3 लोगों को अपने गिरफ्तार करना, तो जाहिर सी बात है कि एनसीबी के पास बहुत जानकारी लगी है और उस जानकारी के आधार पर एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन एक बात सही कहा आपने कि रिया चक्रवर्ती वाले मामले की बात करें, सुशांत की बात करें, सुशांत वाले मामले में आपको पता होगा कि अब तक कोई भी निष्कर्ष पर एनसीबी भी नहीं पहुंची है, न सीबीआई पहुंची है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या जिस मामले में जो आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है इस क्रूज वाले मामले में, क्या यह एनसीबी कोर्ट में प्रूव कर पाती है या फिर यह भी आने वाले समय में आर्यन को बेल मिल जाती है, उसके बाद मामला रफा दफा, यानी कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अच्छा अभिषेक, कितना मात्रा में ड्रग मिला यह देखना होगा। अभिषेक, हाँ, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कितनी मात्रा में ड्रग मिला है। क्या एनसीबी के सूत्रों से, अभी तक तो एनसीबी जब पेपर्स रखेगी किला कोर्ट के सामने तो चीजें साफ हो जाएंगी, लेकिन क्या आर्यन जिनको गिरफ्तार किया गया है, अरबाज जो आर्यन के साथ गिरफ्तार किया गया और मुनमुन जिसे गिरफ्तार किया गया है, क्या इन लोगों ने कंज्यूम भी किया हुआ था जब इनको हिरासत में लिया गया था क्रूज से, और इनके पास से क्वांटिटी मिली, क्या वो भी एनसीबी सामने रख रही है, बताने जा रही है कि कितनी कितनी क्वांटिटी मिली, क्योंकि क्वांटिटी पे भी ये पूरा मामला डिपेंड करता है एनडीपीएस का। बिल्कुल, देखिए अभी तक ऑफिशियली कंफर्मेशन एनसीबी ने नहीं किया कितनी क्वांटिटी मिली, लेकिन हाँ जरूर इस बात की पुष्टि की है कमर्शियल क्वांटिटी मिली है और कमर्शियल क्वांटिटी के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और यह बात भी एनसीबी के सूत्रों द्वारा कहा गया है कि आर्यन खान हो या फिर मुनमुन हो या फिर अरबाज हो, इन तीनों के पास से 2 ड्रग बरामद किए गए हैं और उसी आधार पर कार्रवाई की गई है। लेकिन इस बात की आपको बता दो, जब आर्यन खान से एनसीबी पूछताछ कर रही थी तो आर्यन खान ने साफ साफ इंकार किया। उन्होंने कहा कोई भी ड्रग हमने नहीं लिया है, मुझे सिर्फ चेहरा बनाया गया था ताकि वहां पर भीड़ इकट्ठा की जा सके। सच्चाई कितनी है यह कोर्ट में थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। सच्चाई कितनी है कोर्ट में थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। और आपके पास हम तब एक बार फिर आएंगे अभिषेक, इन तमाम चीजों को जानने के लिए। बस ये समझना चाहते हैं कि आखिर मुंबई और बॉलीवुड से ये तमाम गंदगी क्यों लगातार निकलती जा रही है, जबकि 1 साल से ज्यादा एनसीबी ने इन तमाम कार्टेल्स को, इन तमाम लोगों को एक तरीके से डरा रखा था कि ये तमाम चीजें रुके, लेकिन फिर भी हो रही है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। जयदीप सेन मेरे साथ फिल्म डायरेक्टर, फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, वो जुड़ रहे हैं। हर्षिता कश्यप एक्ट्रेस, बतौर एक्ट्रेस काम करती हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। अनुजा कपूर मेरे साथ जुड़ रही हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर और वकील भी हैं, सीनियर लॉयर भी हैं। एलन राव साहब एक जाना पहचाना चेहरा, दिल्ली पुलिस में डीसीपी स्पेशल सेल रह चुके, रिटायर्ड हैं हम, लेकिन ऐसी तमाम चीजों को कहीं बेहतर तरीके से समझते हैं और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसे तमाम ड्रग्स से जुड़े हुए सिंडिकेट्स को उन्होंने पकड़ा भी है, उस पर कार्रवाई भी की है। मैं सबसे पहले जयदीप आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा सा कड़ा सवाल पूछूंगा क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी से हैं, लेकिन मैंने आपको सुना है और आप ऐसे मामलों पर बहुत मुखर भी हैं। जयदीप एक अभिनेत्री आज भी हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने जब सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये जब एक कार्रवाई शुरू हुई थी और बहुत कुछ नाम निकलकर सामने आए, उन्होंने इंडस्ट्री को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गटर का। राजकुंद्रा का मामला गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, एनसीबी सुशांत के बाद जो कुछ निकल कर आया उस पर अभी भी जांच कर रही है और अब ये चीज और निकलकर सामने आ गई है। और इस सब में एक चीज कॉमन है, फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग हर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, वो कर रहे हो ना कर रहे हो, ये जांच का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हर जगह हिस्सा है। जयदीप, गुड इवनिंग राजीव जी। तो आप मुझसे किस बात पर प्रतिक्रिया मांग रहे हैं, उस अभिनेत्री का इंडस्ट्री को गटर कहने के लिए कि किस सवाल पर? मेरा यह कहना है कि तब बहुत ज्यादा लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि इस तरीके से इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया जा सकता, लेकिन एक के बाद एक जब चीज निकल कर आती है इंडस्ट्री का हिस्सा होने के बाद, अब जो कुछ भी निकल कर आ रहा है, जाहिर सी बात है एनसीबी को पता है कि वो क्या कार्रवाई कर रही है, किन किन के खिलाफ कर रही है, तो पुख्ता सबूत जरूर होंगे। लेकिन जब ये चीजें निकलती हैं, क्योंकि आप फिल्म फ्रेटर्निटी से हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इन तमाम मामलों को, इन तमाम चीजों को? नहीं, मैं
कतई इस बात को नहीं मानता कि किसी एक के किसी गलत चीज करने पर पूरे इंडस्ट्री को हम ब्लैकलिस्ट करें। हर सही चीज, हर गलत चीज एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है। कुछ लोग एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, कुछ और वो लोग ऐसा कुछ अगर करे तो ये उनका पर्सनल चॉइस है। वो लोग जानते हैं कि वो आपके साथ खेल रहे हैं और ये जानकर भी अगर वो जोखिम को उठाना चाहते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसके लिए पूरे समुदाय को किसी किस्म का ऐसा टर्म के साथ संबोधित करना मैं सही नहीं मानता। आप वाकई आप सही नहीं मानते और मैं भी नहीं उस बारे में कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं ना, जब दाग के छींटे उड़ते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि दाग अच्छे हैं, थोड़े हो या कम हो उससे बात नहीं है, लेकिन ये छींटे उड़कर तो फिल्म फ्रेटर्निटी और बॉलीवुड पर ही आते हैं। वो तो आना ही है ना, क्योंकि अगर जो लोग इन ऐसे इंसिडेंट्स के घेरे में आ जाए, अगर वो किसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं तो वो आना तो तय है। और देखिए, दिस इज द प्राइस वी हैव टू पे फॉर बीइंग सक्सेसफुल। इंडिया में दो रिलीजन के बाद दो रिलीजन्स है, एक है क्रिकेट, एक है फिल्म्स। तो देयर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, दिस इज अ डबल एज्ड सोर्ड। जब मतलब इस इंडस्ट्री से किसी का नाम किसी किस्म के इस किस्म के एक्टिविटी के साथ जुड़ेगा तो हमें कहीं ना कहीं इस बैकलैश के लिए तैयार रहना चाहिए। हर्षिता आप भी इंडस्ट्री से हैं। इससे पहले कि मैं बाकी दो लोगों के पास जाऊं, क्योंकि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन और इस तरह के केसेस के हर चीज को समझा है, आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक बार फिर मुंबई से निकलकर आती हुई एक कहानी, इस बार कहीं बहुत एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मेहनत, अपने काम से खुद को बुलंदियों पर पहुंचाया और उसी के परिवार का एक सदस्य एक ऐसे मामले में संलिप्त पाया गया जिससे बचने की कोशिश, जिसमें जाने की कोशिश से हर कोई कहता है। फिल्में मैसेज भी देती हैं, नशे से दूर रहना है, इन तमाम चीजों से दूर रहना है। हालांकि कोर्ट में क्या होता है वो अलग है, लेकिन फिर भी हर्षिता आप किस तरीके से देख रही हैं? राजीव जी, मैं इसे बहुत ही ब्रॉड वे में कहना चाहूंगी। बीइंग अ पेरेंट, ये बहुत ही डिफिकल्ट वक्त होगा शाहरुख खान के लिए एंड गौरी खान के लिए। इसे अगर हम इंडस्ट्री पार्ट हटा के बात करें तो ड्रग, हमें पता है, हम आज इस टॉपिक पे बात इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि शाहरुख से रिलेटेड ये मुद्दा है, वरना हमें भी पता है कि ड्रग्स हमेशा होता है। बहुत सारी रेप पार्टीज होती हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो, चाहे नॉर्मल लोग हो। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, वो भी ड्रग्स के पार्ट हैं। हम बात उन्हीं चीजों के बारे में कर रहे होते हैं जो चीजें इंटरेस्टिंग है और जो चीजें हमें लगता है कि मार्केट को अपील कर सकती है। अब यहाँ ये चीजें बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाती है क्योंकि ये फेमस है, इनके ऊपर और भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीजों से ज्यादा दूर रहें, क्योंकि वो बहुत सारे मार्केट को, बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सारी चीजों से। बट आई एम श्योर ये ऐसी कौन सी लत है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए वो अपनी रेपुटेशन, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ सभी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मुझे तो ड्रग्स का मुद्दा ऐसा लगता है, NSV इट्स डूइंग, दे आर डूइंग देयर लाइक बेस्ट, ग्रेट जॉब, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि ये जो ड्रग है सिर्फ प्रिविलेज्ड लोग नहीं कर रहे हैं। चाहे वो ड्रग हो, चाहे नॉर्मल कोई और सब्सटेंस अब्यूज हो, ये हर जगह है। छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो पुअर क्लास से बिलोंग करते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मासूम से बच्चे जो कूड़े वगैरह इकट्ठे करते हैं, सब इन सारी चीजों पे है। तो ये ना सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, हर जगह की प्रॉब्लम है। और आई बिलीव कि बहुत काउंसलिंग की जरूरत है कि उन्हें समझाया जा सके कि ये कितना गलत है, कितना गलत है, समझाया जा सके। काउंसलिंग की आप बात कर रही हैं और मैं इसके अगले पहलू पर भी जाना चाहूंगा। बात सिर्फ ये है कि हम इन चीजों की तरफ बढ़ते क्यों हैं। कुछ जवाब इसके ये मिलते हैं कि इतना ज्यादा निराश हो जाते हैं कि इन चीजों से लोग सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो उनको भी नुकसान पहुंचाता है, उनकी फैमिली को और उनके तमाम जो जिस तरीके से समाज में देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जो सफल हैं
आखिर वो क्यों इनकी तरफ बढ़ते हैं और क्यों इस तरीके के कदम उठाते हैं जो आज वो इस तरह के गुनाहों की शुरुआत माना जाए, एक अपराध के हिस्से बन रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोगों से चर्चा जारी रखूंगा, उससे पहले हेडलाइंस ले लेते हैं इस वक्त की। देश का सवाल में आज एनसीबी की इस अरेस्ट के बाद, जिसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद चर्चा इस बात की कि क्या इस पूरे घेरे को तोड़ने के लिए एनसीबी आगे बढ़ रही है या इस तरह के तमाम और घेरे भी मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर अब जो आ रही है वो ये कि आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे, उन्होंने ड्रग्स लेने की बात कबूली है। जो सूत्रों से निकलकर खबर आ रही है, 4 धाराओं में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सेक्शन 8C 20B के तहत गिरफ्तारी, सेक्शन 27 और 35 भी लगाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, आर्यन खान ने ड्रग्स लेने की बात कबूल ली है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। यानी एनसीबी की अरेस्ट और एनसीबी की जो कार्रवाई थी, जिसमें ये 8 लोग हिरासत में लिए गए थे, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी के पीछे जो कुछ भी सामने आ रहा है, ये आर्यन खान को व्यक्तिगत तौर पर मुश्किल में डाल रहा है और बाकी लोगों को किस हद तक मुश्किल में डालेगा ये भी अब आगे देखना होगा, क्योंकि किला कोर्ट में आज शाम पेशी हो सकती है, आज भी हो सकती है। 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के कोर्ट में पेश करना होता है। कब पेश करती है एनसीबी, जो जानकारी आ रही है शाम 7 बजे तक की पेशी हो सकती है। लेकिन सेक्शन 8C 20B के तहत गिरफ्तारी हुई, सेक्शन 27 और 35 भी यहां पर लगाए गए हैं। जयदीप सेन फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, आशिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बतौर एक्ट्रेस, हमारे साथ एलन राव साहब फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस जुड़े हुए हैं, और अनुजा कपूर हमारे साथ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनुजा कपूर, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। जो अभी गिरफ्तारी की बात सामने आई है, हालांकि सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि आर्यन खान ने ड्रग्स लेने की बात स्वीकारी है। 8 लोग हिरासत में हैं, जिनमें से 3 की अरेस्ट दिखाई गई है। लेकिन अब आगे क्या, किस तरीके से, क्योंकि आप इन तमाम मामलों को, आप एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की तरह है, सीनियर काउंसिल भी आप हैं, इस मामले में अब क्या कुछ आपको आगे होता दिख रहा है? कितनी मुश्किल में पड़ रहे हैं ये लोग? देखिए, अब क्योंकि अभी तक तो पहले इंटेरोगेशन थी, इंटेरोगेशन के बाद इनको मेडिकल के लिए लेके गए हैं। तो मेडिकल का मतलब ये होता है कि इनका यूरिन टेस्ट, उस यूरिन टेस्ट में ये पता चलेगा कि कंजम्पशन कितनी कर रहे हैं, कंजम्पशन थी कि भी नहीं थी। मुंह से बोल देने से तो होगा नहीं, क्योंकि जो भी अब ये करेंगे, एनसीबी को प्रूव भी तो करना है कोर्ट में जी, और क्योंकि प्रूव करना है कोर्ट में तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जाना पड़ेगा। आपने रिया के केस में देखा था, सुशांत के केस में देखा था, बेल मिलनी है कि नहीं मिलनी है, उस बेसिस पर इस चीजों को देखा जा रहा है। तो स्टेटमेंट के साथ इनका मोबाइल भी जब्त है। अब मोबाइल जो जब्त है उसके अंदर ये भी देखा जाएगा कि ट्रेसेस के अंदर क्या इनकी बात होती थी किसी किंगपिन से, किसी ड्रग पेडलर से, आज का मामला है, कितना पुराना मामला है, कौन इसके साथ इन्वॉल्व होता है। बेसिकली इस तरह के अरेस्ट क्यों होते हैं? इस तरह के अरेस्ट इसलिए होते हैं ताकि आप हायर पेडलर से मिल सकें। पुलिस का मेन एरिया, और अभी भी आपने भी बोला कि वो मेन एरिया क्या होता है, रिमांड पे लेंगे तो क्या करेंगे, और जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे तो क्या करेंगे, रिमांड में लेंगे तो पूछताछ करेंगे, रिमांड में लेंगे तो पूछताछ करेंगे। रिमांड के अंदर देखिए थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि पुलिस थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाती है, बच्चे हैं नहीं है, व्हाट आर द थिंग्स, बिकॉज दे आर नॉट लेस देन 18, तो माइनर तो है नहीं जी, तो क्या इनको डर है इस बात का, प्रोटेक्टिव कस्टडी भी जा सकती है। तो शाहरुख खान किस तरीके से इसके अंदर आते हैं, किसको जिस तरह से लॉयर को उन्होंने करा है, तो वो क्या बात करता है। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, अभी रिसेंटली बात हो रही थी कि हम लोग बात इसमें भी कर सकते हैं कि कंजम्पशन कितनी निकली है उनके में से। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वही, अभी जब सुशांत का केस चल रहा था तो उसके अंदर कंजम्पशन के ऊपर बहुत बड़ी रोक लगाई है, इस बात पर कि कंजम्पशन के ऊपर बात नहीं होगी कि कंजम्पशन है कितनी वो उठाई है, इस पे बात नहीं होगी। बात होगी जो न्यूट्रल ड्रग जो इसके अंदर डाला जाता है यूज करने के लिए, जो आपके पास कंजम्पशन है, क्योंकि आप उसको तो सीधा ले नहीं सकते, तो एक न्यूट्रल ड्रग डाला जाता है। तो जो न्यूट्रल ड्रग जिसके साथ जिस भी इलीगल ड्रग के साथ डाला जाता है, उसी को ही ये पकड़कर उसी चीज पर ही आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले इस चीज को डिफाइन किया है कि आपको न्यूट्रल ड्रग के ऊपर, यहाँ पर आप स्मॉल क्वांटिटी या कमर्शियल क्वांटिटी है, इसके ऊपर बात करने के लिए
उन्होंने न्यूट्रल ड्रग को साथ में डिफाइन करा है अडल्ट्रेटेड फॉर्म के अंदर। उसको हटाकर बात नहीं कर रहे हैं कि ये वाला और हमने इतना लिया तो कंजम्पशन के लिए, नहीं, न्यूट्रल कितना डाला है उसके साथ, उसको आप जो यूज कर रहे हो वो यूज कंजम्पशन के लिए था, वो कमर्शियल था, पर्सनल था। अगर पर्सनल था तो आपके पास किसी आरएमपी का कोई प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आरएमपी के पास आपके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन है तो आप बच जाएंगे। पर आपके पास किस तरीके से, क्या आपने कभी बाहर से लाए? आप खुद गए बाहर से लाए तो क्या आपने कस्टम ड्यूटी वालों को कुछ बताया? तो हाउ थिंग्स आर कमिंग अप। या अगर आप रिमांड पर आते हैं तो रिमांड पर आते तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके साथ कौन कौन लोग हैं, जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि और बड़े खुलासे होंगे। जी जी, आपके क्या होता है, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को सामने रख दिया है। मैं इस केस में आपसे जानने में उत्सुक और आपसे और एलन राव साहब से इसलिए भी हूं कि अब 1 साल होने को आ रहा है। एनसीबी और ड्रग्स के लिए ऊपर चल रही कार्रवाइयों का 1 साल हो गया है और हम सब लोग भी इन तमाम चीजों को लगातार सुनते आ रहे हैं। उम्मीद यही कर रहे थे कि ये जो पूरा का पूरा सर्किल है जो कि छुप कर चलता था, ये खामोश हो गया होगा या खत्म हो गया होगा। लेकिन अगर इस तरह की चीजें चल रही है तो ये कहीं वहां अंदर तक जगह बनाए हुए हैं। एलन राव साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एलन राव साहब, इस्तेमाल करना, खरीदना, बेचना, एनडीपीएस एक्ट जो 1985 है उसको देखते हुए और आज की कार्रवाई को देखते हुए एनसीबी की, अब पुलिस जिस तरीके से बात करती है, मैं आपके अनुभव से बात करना चाहूंगा, अब पुलिस क्या कुछ कर रही होगी और ये जो भी युवा इसके घेरे में आए हैं इनके लिए अब बार से बाहर आ जाना, यानी लॉकअप से बाहर आ जाना कितना मुश्किल है? देखिए राजीव, मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि जो रैकेट बस्ट किया है एनसीबी ने किया है, इसमें पुलिस का कोई अभी रोल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एनसीबी करने को पूरा अधिकार है उनका और एनसीबी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैं फर्क बता दूं एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में मुस्लिम का लिखा हुआ जो स्टेटमेंट है, जो बयान दिया हुआ है, वो कोर्ट में एडमिसिबल होता है, वो एक उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। जबकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने दिया गया बयान वो एडमिसिबल नहीं होता है अनलेस कि उसके आगे फर्दर कोई रिकवरी हो। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, इनकी सजा की बात और जो बात करी हो, ये डिपेंड करता है, अनुजा जी ने अभी बताया कि कंजम्पशन की क्वांटिटी और उसके बाद क्वांटिटी, अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो वो बड़ा सीरियस ऑफेंस माना जाता है। उसमें बेल का प्रावधान भी एनडीपीएस एक्ट की 37 सेक्शन के आधार पर बेल उसकी हो नहीं सकती। अगर क्वांटिटी जो मुझे पता चला है सेक्शन 27 और सेक्शन 35 भी लगा हुआ है इसमें। 37 लगा है। 37 सेक्शन इसलिए लगता है कि बेल का प्रावधान उसमें अगर नहीं है तो 37 सेक्शन में बेल का ये है कि बेल तब तक नहीं होगी जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि ये केस झूठा है। जब कोर्ट कन्विंस होगी झूठा तभी बेल दे सकती है और उसमें प्रोसिक्यूटर को मौका मिलेगा बहस करने का, और प्रोसिक्यूटर मौका लेने के बाद बहस होती है। उसके बाद है कि ये केस झूठा है, अदरवाइज कमर्शियल क्वांटिटी के केसेस के अंदर बेल प्रावधान एनडीपीएस एक्ट में नहीं है। लेसर कमर्शियल क्वांटिटी यानी कि दूसरी क्वांटिटी और इंटरमीडिएट क्वांटिटी, इसमें इंटरमीडिएट क्वांटिटी वो होती है कि नॉन कमर्शियल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की जो क्वांटिटी है, ये सारी हर ड्रग की क्वांटिटी अलग अलग होती है। एनडीपीएस एक्ट में एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल में हर ड्रग के नाम के आगे कितनी क्वांटिटी कमर्शियल है, कितनी नॉन कमर्शियल है, वो लिखी जाती है और उन दोनों क्वांटिटी के बीच की जो क्वांटिटी मानी जाती है इंटरमीडिएट मानी जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो हेरोइन की है वो 100 ग्राम से ज्यादा अगर मानी जाती है, किलो से ज्यादा क्वांटिटी है कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है। इसी प्रकार गांजा का 20 किलो कम है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी है, तो वो कमर्शियल क्वांटिटी मानी जाती है। इसी प्रकार हर ड्रग की क्वांटिटी के हिसाब से क्वांटिटी और क्वांटिटी के ऊपर कैटेगराइज की है। सजा में भी प्रावधान है इसमें। कमर्शियल क्वांटिटी की सजा अगर किसी, मैं आपके पास आऊंगा एलन राव साहब, आपकी आवाज कट रही, मैं थोड़ी देर में आपके पास एक बार फिर से आता हूं। आप तमाम चीजें यहां पर साफ रख रहे हैं। हर्षिता, मैं आपके पास आऊंगा यहां पर। मेरे साथ जयदीप भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। हर्षिता, जब एक फैमिली, मैं एक फ्रेटर्निटी, फिल्म फ्रेटर्निटी को एक फैमिली की तरह ही मानता हूं,
पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, घूम फिर रही हैं। हालांकि जयदीप जी ने यह भी कहा कि ये हर जगह हो रहा है, तमाम चीजें हैं, से बदनाम नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर ये चीजें लगातार निकल कर आ रही हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि ये तमाम चीजें इस पेशे में आए लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी हैं, और दूसरा जो लोग इसका बिजनेस, इसका धंधा करते हैं छुप कर, वो काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं मुंबई फिल्म सिटी या बॉलीवुड के सर्कल्स में। क्या इस बात का डर आपको भी सताता है कि इसके चलते फिल्म जो मुंबई की फिल्म फ्रेटर्निटी है वो कहीं बहुत बहुत ज्यादा दाग अपने ऊपर लेती चली जा रही है अब धीरे धीरे? फिल्म इंडस्ट्री ये इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि बदनामी हो रही है। वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। अभी अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में बात हो रही है, ड्रग्स का कनेक्शन है, डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि इन सारी चीजों से हर किसी को बच के रहने की जरूरत थी। फिल्म फ्रेटर्निटी ऑब्वियसली बहुत ही अपीलिंग है, सभी को अच्छी तरीके से सारे डिटेल्स के बारे में पता होती है, दे लुक अप फॉर इट। वहां पे अब इन सारी चीजों का तो ये कंजप्शन हो रहा है। फिल्म फ्रेटर्निटी में कोई भी ड्रग पेडलर नहीं है, ये पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगी। ये कंज्यूम कर रहे हैं, एंड ड्रग कंज्यूम करना, सेल करना, ये सब के सब इलीगल है। तो मैं इसे एज अ फैमिली कहूंगी तो हाँ, बहुत बदनामी हो रही है। और इन चीजों को लेकर के मुझे नहीं समझ आता कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी क्या बात है कि वो सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट 1 ईयर से लगातार इतने बड़े बड़े नाम रिवील हुए हैं, इतना तमाशा हुआ है, इसके बावजूद हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कल इतना बड़ा हादसा हुआ, सभी इतनी ये चल रहा है। तो डेफिनेटली अभी गवर्नमेंट जयदीप ठीक, हाँ मैं समझ रहा हूँ, कहीं बहुत ये चीज चुभती है। जयदीप जी आपको शायद मैं इस जगह एक चीज जोड़ना चाहूंगा। ये जिस क्रूज की बात हो रही है, पता है ये क्रूज शायद कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, और जो एनसीबी की तरफ से जानकारी आ रही है वो जानकारी ये आ रही है कि एनसीबी पूरी प्री प्लान तरीके से एनसीबी के तमाम लोग पैसेंजर बनकर वहां पहुंचे थे। यानी शक तो पहले से था एनसीबी को, और इंफॉर्मेशन भी थी कि ऐसा कुछ हो रहा है समुद्र के बीच में इस क्रूज के ऊपर। इसका मतलब ये भी है कि जो पेनिट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पेनिट्रेशन कहीं ज्यादा है इन ड्रग्स पेडलर का, इंडस्ट्री से जुड़े हुए उन लोगों तक जिनके पास बेतहाशा पैसा है, जिनके पास नाम है, और जो इस तरह की पार्टी का हिस्सा बनते हैं। जयदीप जी डेफिनेटली पेनिट्रेशन तो होगा ही, बट मुझे इस बात की भी खुशी है कि एनसीबी पूरी शिद्दत के साथ इस पूरे माफिया को साफ करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए उनको प्रायर टिप ऑफ मिला, जिस वजह से उन्होंने अंडरकवर ऑपरेशन किया और उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन इस वक्त मैं एक और चीज जो अभी मैंने आपसे सुना है और आपके पास पुख्ता सूत्रों से ये खबर आई होगी, अगर आर्यन ने इस बात को कबूल किया है तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि सच कहने से आपकी कई मुश्किलें हल हो जाती है। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, बिकॉज दिस इज अ फर्स्ट। ज्यादातर जब भी हमने सुना है कि कोई सेलिब्रिटी अरेस्ट हुए हैं तो वो कई दिनों तक उस चीज को इनकार करते रहते हैं। बट आई विल गिव फुल मार्क्स टू दिस यंग बॉय दैट ही इज टेकन इट ऑन द चेन। अगर उससे कोई गलती हुई है, उसने इमीडिएटली उस चीज को एक्सेप्ट किया है, और आप यकीन मानिए कि इससे हमें एक नई दिशा मिलेगी। जी आप सही कह रहे हैं कि सच कई सारे झूठ बोलने की गुंजाइश को खत्म कर देता है। चलते चलते मेरे पास समय कम है, अनुजा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनुजा, ये जो सच की बात अभी जयदीप जी कर रहे हैं और जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि आगे कई सारे झूठ बोलने की गुंजाइश खत्म करता है, क्या आर्यन या आर्यन जैसे तमाम लोग जो इस तरह इसमें जुड़े रहे, क्या उनके लिए एक बेहतर आगे के दिन हो सकते हैं? और दूसरा ये कि हम अगर जड़ को नहीं काटेंगे तो पेड़ नहीं कटेगा। जड़ का मतलब इस तरह की चीजें, उनकी अवेलेबिलिटी या इस तरह के ड्रग्स पेडलर्स का मौजूद होना खत्म नहीं होगा तब तक चीजें खत्म नहीं होंगी। किस तरीके से एड्रेस किया जाए, क्योंकि आज अगर यह मामला है तो आगे दूसरा नहीं आएगा, इस बात की भी गारंटी नहीं।
करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट राजीव जी। और अभी तो सर ने बोला ही है ये बात कि आर्यन ने इस चीज को माना। मैं एक बात बस क्लियर कर दूं, उसको मानना पड़ा है, क्योंकि जब वो वहां पे मेडिकल करने गया है तो वहां झूठ नहीं बोल सकता था, वो सामने आ गया जी। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, तो उसने कुछ 30 मार्क ट्रेसेस निकल आएंगे, तो ऑब्वियसली तो वो तो बोलेगा ही हैज टू स्पीक। दूसरा, उसकी ट्रेसेस मोबाइल पर भी होगी। देखिए, कोई ऐसे भी वो झूठ बोल नहीं सकता, उसको झूठ बोलने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि इसके अगेंस्ट एविडेंसेस हैं, उसको मानना ही पड़ेगा। और इस टाइम पर दिस इज द टाइम व्हेन दे यूज दिस काइंड ऑफ लाइक द स्टेटमेंट कम्स आउट कि जहाँ पे वो ये डील भी करते हैं कि अगर आप हमें छोड़ते हैं, हम आपको लोगों के नाम बताएंगे कि जिन लोगों ने इसको खबरी कह देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो खबरी भी बन सकते हैं, डिपेंड फर्स्ट तो भी कोर्ट में जाकर बात करेंगे एंड देन वो खबरी भी बन जाती है कि हाँ हमने किया है, हमने ये किया, हम इतने टाइम से कर रहे थे। बट देन वही सब चीजें सामने आएंगी। बतौर विटनेस अगर वो अपनी बात सामने अगर रखता है तो पुख्ता करता है एनसीबी के मामले को, और फिर इन चीजों को काटने में एनसीबी की काफी हेल्प भी हो सकती है। मैं माफी चाहूंगा अनुजा, आपने बहुत सारी चीजें रखी। हर्षिता, आप, जयदीप भाई, आप और एलन राव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लोग बहुत कुछ जान और समझ गए होंगे। ये मामला केवल आर्यन खान से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के बाद जब तमाम नाम सामने आए तो ये उनसे भी जुड़ा हुआ नहीं था। सवाल यही है कि इतना होने के बावजूद भी ड्रग्स खुलेआम कैसे चल रही है और इसका केंद्र मुंबई का बॉलीवुड क्यों बना हुआ है। इन वजहों पर चोट करने की बड़ी जरूरत है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की हेडलाइंस।